हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। कल को बेहतर बनाने के लिए आज बेहतरीन करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ा था कि विदेशी व्यापार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और विदेशी व्यापार करने के क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं और भुगतान संतुलन इत्यादि के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की थी। भुगतान संतुलन क्या होता है? वस्तुओं के आयात निर्यात का जो अंतर होता है उसे भुगतान संतुलन कहा जाता है। जब हम विदेशों से वस्तुएं खरीदते हैं और विदेश में वस्तुएं बेचते हैं तो उनके बीच का जो अंतर होता है वह भुगतान संतुलन कहलाता है। हमारे देश का भुगतान संतुलन स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक हमेशा प्रतिकूल रहा है, सिर्फ 2 वर्षों को छोड़कर। एक तो है 1972-73 और एक है 1976-77 के। इन 2 वर्षों के छोड़कर उसके अलावा हमारे देश का जो व्यापार संतुलन है, भुगतान संतुलन जो है वह हमेशा प्रतिकूल रहा है। तो जब व्यापार संतुलन जो है वह प्रतिकूल रहा है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहने पर उसे अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या उपाय किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अब तक किए गए उपाय बनाने के लिए अब तक किए गए उपाय। भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अब तक सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं? सबसे पहले सरकार ने 1991 के अंतर्गत हमारे देश की मुद्रा जो है उसका अवमूल्यन किया है। जब मनमोहन सिंह ने उदारीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति के बारे में बताया था, जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि विदेशों से व्यापार करने पर ही हमारे देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, तो अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए रुपए के अवमूल्यन किया गया। तो सबसे पहले है 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया। सबसे पहले सरकार ने क्या किया? 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था। अब तक हमारे देश की मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है और जो सबसे बड़ा अवमूल्यन जो है वह 1991 के अंतर्गत किया गया था। अब है अवमूल्यन होता क्या है? जब देश के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जब देश के मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है और आयातों में कमी होती है। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जैसे कोई वस्तु है जो विदेशों से 80 रुपये में हम खरीद रहे हैं और जैसे $1 की कीमत है, $1 की कीमत मान लो 100 रुपये है और $1 की कीमत 100 रुपये है। अब जब मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है तो $1 की कीमत मान लो 110 रुपये होगी। तो $1 की कीमत अब कितनी होगी? 110 रुपये होगी। डॉलर तो एक ही है लेकिन अपने देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य कम हो गया है। मुद्रा का मूल्य कम हो गया है लेकिन डॉलर जो है वह मजबूत हो गया है। तो अब हम विदेशों से मान लो कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, विदेशों में वो वस्तु $1 की है तो वो वस्तु 100 रुपये की है, लेकिन हम जब वो वस्तु विदेशों से मंगाएंगे है तो $1 की, लेकिन वो हमें कितने रुपए में मिलेगी? 110 रुपये में। तो इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जैसे
जैसे हमारी कोई वस्तु है वो 110 रुपये की है, लेकिन विदेशों में उसका $1 मिल रहा है, तो 100 रुपये की वस्तु $1 में मिल रही है, तो 10 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो इससे निर्यात महंगे हो जाते हैं। रुपए का मुद्रा का अवमूल्यन करने से जो निर्यात है वो सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। तो सबसे पहले 1991 में भारतीय रुपए का मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा उसका अवमूल्यन किया गया। दूसरा सरकार ने क्या उपाय किए हैं? भारतीय रुपए को तो अवमूल्यन कर दिया। उसके बाद 1994 में चालू खाते में रुपए की 1994 में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। 1994 में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होती है? जब मान लो किसी वस्तु का मूल्य जो है, हम विदेशों से $1 कमा के लेके आ रहे हैं, अगर हम उस डॉलर को हमारे देश के अंदर उस डॉलर का जो एक्सचेंज करवाते हैं, उस डॉलर की जो स्वदेशी मुद्रा बनवाते हैं, उसे कहते हैं रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। इसे रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कहा जाता है। पहले ऐसे 1994 से पहले ऐसे होता था कि अगर हमारे पास $1 है, मान लो $1 की कीमत है 80 रुपये, हमारे पास $1 है, $1 की कीमत है 80 रुपये। अगर हम इस डॉलर को RBI से चेंज करवाते थे तो RBI इसके ऊपर डिस्काउंट काटती थी। जैसे मान लो 10% डिस्काउंट काट लिया तो वह डॉलर हमें कितने रुपए, उस डॉलर की कीमत क्या है 80 रुपये, और हमें प्राप्त कितने हुए हैं 72 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो हमें 8 रुपये की हानि हो रही है। और जो हमारे पास जो पैसा प्राप्त हुआ है वो सारा पैसा 1 नंबर का हो गया, तो हमें उस पैसे के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है वह ऐसे होते थे कि जैसे सरकार है उस डॉलर का 80 रुपये दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि हम आपको जैसे 75 रुपये दे देंगे, हम आपको 78 रुपये दे देंगे, हम आपको सरकार से ज़्यादा रुपये देंगे, और वह पैसा जो है वह सारा पैसा 2 नंबर में चला जाता था, जिसे कि काला बाजारी कहते थे। तो मुद्रा को परिवर्तनीयता नहीं करने के कारण सरकार को पता ही नहीं लग रहा था कि देश के अंदर कितना आयात हो रहा है, देश में कितनी विदेशी मुद्रा आ रही है, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा जो है वो RBI के पास पहुंचती नहीं थी। उस विदेशी मुद्रा को काले बाजार के अंदर एक्सचेंज करवा लिया जाता था, जिसे कि हवाला बाजार कहा जाता था। इसलिए 1994 के बाद सरकार ने चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार कर लिया कि अब जैसे $1 की कीमत 80 रुपये है, तो सरकार उस डॉलर की कीमत 80 रुपये ही व्यक्ति को देती है, जिससे कि काला बाजारी में कमी आती है और मुद्रा की काला बाजारी नहीं होती है। इसे चालू खाते में स्वीकार किया गया। चालू खाता क्या होता है? मैंने कल बताया था कि चालू खाता जो होता है इसके अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत देश से आयात और जो निर्यात किए जाते हैं उनको शामिल किया जाता है। चालू खाते में 1 वर्ष के आयात और निर्यातों को शामिल किया जाता है, और चालू खाते के अंदर पूर्ण परिवर्तनीयता जो है वह 1994 में स्वीकार कर ली गई। थर्ड सरकार ने क्या किया था? थर्ड सरकार ने क्या किया था? 2006 में पूंजी खाते में 1994 में तो चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया था, और 2006 में पूंजी खाते में रुपए की
या मुद्रा के रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता को एसएस तारापोर समिति की सिफारिश पर तारापोर समिति की सिफारिश पर स्वीकार किया गया। 2006 के अंदर एक समिति बनाई गई जिसे कि एसएस तारापोर समिति कहते हैं। जो ये एसएस तारापोर जो है यह 2006 के अंदर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। एसएस तारापोर 2006 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। इनकी समिति की सिफारिश पर ही 2006 में पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया, जिससे कि जो देश के अंदर एफडीआई वगैरह आ रही है उससे जो पैसा प्राप्त होता है उसकी पूर्ण परिवर्तनीयता को 2006 में स्वीकार किया गया। चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता को 1994 में स्वीकार किया गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तना को कौन सी समिति की सिफारिश पर स्वीकार किया गया। एसएस तारापोर समिति की सिफारिश पर पूंजी की पूर्ण परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। ये है सरकार ने भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के लिए अब तक जो उपाय किए हैं हम उनके बारे में बात करने हैं। आगे हैं निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत संस्थान की स्थापना की गई। पूंजीगत संस्थान की स्थापना की। सरकार ने निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत संस्थान की स्थापना की, जिससे कि निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके और व्यक्ति अपनी वस्तुओं का निर्यात कर सके। उसे निर्यातों के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद है सरकार ने निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की। 5वां है निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो भी कार्य करेगी वो निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए करेगी, क्योंकि जब निर्यातों को प्रोत्साहित करके निर्यातों को बढ़ाया जाएगा तो देश के अंदर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज़्यादा होगी और भुगतान संतुलन जो है वह अनुकूल हो जाएगा। तो निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। ये जो है वह निर्यात औद्योगिक पार्क जो है वह कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकता है, लेकिन यह स्थापना करने के लिए सरकार जो है वह लागत का 75% या 10 करोड़ रुपए देगी। तो केंद्र सरकार क्या देगी? केंद्र सरकार देगी लागत का 75% या 10 करोड़ केंद्र सरकार जो है वह लागत का 75% या 10 करोड़ दोनों में से जो कम होगा वह देगी।
लेकिन निर्यात औद्योगिक पार्क खोलने के लिए जो भूमि जो है वह राज्य सरकार को खरीदनी पड़ेगी। उस भूमि को केंद्र सरकार नहीं खरीद के लेगी। इसके लिए जिस भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पर निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, वह भूमि जो है वह उस राज्य सरकार को खरीदनी पड़ेगी। लेकिन उसके ऊपर जो लागत जो आएगी उसका 75% या 10 करोड़ रुपए दोनों में से जो कम होगा वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो देश के अंदर पहला औद्योगिक पार्क जो है वह सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित किया गया। तो देश का पहला औद्योगिक पार्क पहला औद्योगिक पार्क जो है वह सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित किया गया। 1997 में स्थापित किया गया। तो निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की और देश का पहला निर्यात औद्योगिक पार्क जो है वह सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित किया गया। 1997 में सीतापुर के अंदर निर्यात औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। ये है भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए उपाय। इसके अलावा सरकार ने और भी बहुत सारे उपाय किए हैं जिससे कि निर्यातों को संतुलित किया जा सके। छठा उपाय जो है वह है फेरा के स्थान पर फेमा की स्थापना की गई। फेरा के स्थान पर फेमा की स्थापना की गई। पांच हो गए, छठा है फेरा के स्थान पर फेमा की 2000 में स्थापना की गई। फेरा क्या है? विदेशों से जो हम व्यापार करते हैं उसके लिए जो रूल वगैरह जो होते हैं वह फेरा होती हैं, लेकिन इनके स्थान पर फेमा फेरा 1973 के स्थान पर फेमा जो है 1999 को 2000 में लागू किया गया। फेमा 1999 को सन 2000 में लागू किया गया। पहले फेमा के अंतर्गत था कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसे 5 गुना जुर्माना देना पड़ता था। जैसे व्यक्ति ने 100 रुपये की कोई गलती कर दी तो उसे 5 गुना यानी कि 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन फेमा के अंतर्गत इस राशि को कम कर दिया गया है। अब व्यक्ति को 3 गुना ही जुर्माना देना पड़ता है। इसमें साथ में जेल का भी प्रावधान था, 5 गुना जुर्माना और जेल का प्रावधान था। लेकिन फेमा के अंतर्गत जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है, यानी कि जुर्माने की राशि को 3 गुना कर दिया गया है और उसे सामान्य व्यक्ति को जैसे कारावास में रखा जाता है उसके खर्चों पर, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके खर्चों पर कारावास में रखा जाएगा। इसमें कठोर दंड का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और पहले ये था फेरा के अंतर्गत ऐसे था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया है तो उसे खुद को उस इल्ज़ाम को साबित करना पड़ता था कि मैंने ये नहीं किया है। जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि इसने 10 लाख रुपए की चोरी की है, तो उस व्यक्ति ने तो कह दिया, लेकिन जो व्यक्ति जिसने चोरी की है या नहीं की है उसे उस अपराध को साबित करना पड़ता था कि मैंने यह चोरी की है या नहीं की है। लेकिन वर्तमान में यह कार्य एक एजेंसी के द्वारा किया जाता है। एजेंसी ही उस आरोप का पता लगाती है कि वह सही है या नहीं है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है। इसके बाद है निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र
निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के जो है निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना की गई है। निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना की गई है। तो किनकी स्थापना की है? निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना की है, स्थापना की गई है। इसमें एक तो है निजी क्षेत्र का, और जो अन्य 7 जो है वह है सार्वजनिक क्षेत्र के। तो सरकार ने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना की है। एक तो है निजी क्षेत्र का, जो कि सूरत के अंदर सचिन उद्योग क्षेत्र में है, सचिन औद्योगिक क्षेत्र में है, सचिन औद्योगिक क्षेत्र में है। जो एक जो है निजी क्षेत्र का वह सूरत के अंदर सचिन औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है, और 7 जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जो कि है पहला है कांडला गुजरात में, एक है कांडला गुजरात में, एक है कुच्ची केरल में, कांडला गुजरात में, कुच्ची केरल में। कांडला गुजरात में, कुच्ची केरल में, फल्टन है पश्चिम बंगाल में, फल्टन जो है वह पश्चिम बंगाल में। नंबर 4 नोएडा यूपी में, 5वां जो है वह है, चौथा है नोएडा यूपी में, 5वां जो है वह है कि चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और अंतिम जो है वह है साताकुंडा मुंबई के अंदर है, साताकुंडा मुंबई। निजी क्षेत्र के हैं सूरत सचिन औद्योगिक क्षेत्र के अंदर है, और सार्वजनिक क्षेत्र के हैं कांडला गुजरात, कुच्ची केरल, फल्टन पश्चिम बंगाल, नोएडा यूपी, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और साताकुंडा मुंबई के अंतर्गत। इन 7 क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक पार्कों की स्थापना, वो निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की स्थापना की गई है। इसके बाद है, और सरकार ने भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के लिए क्या किया है? सेज के अंतर्गत कार्य करने के लिए, सेज के अंतर्गत जो व्यक्ति सेज के अंतर्गत उद्योगों की स्थापना करता है तो उन पर विशेष छूट दी गई है। सेज क्या है? विशेष औद्योगिक क्षेत्र। जैसे कई बार ऐसी जगह जो होती है जहाँ पर उद्योग नहीं होते हैं, तो उन स्थानों पर जो उद्योग है वह उनकी स्थापना करना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो वह सेज क्षेत्र होता है, विशेष औद्योगिक क्षेत्र होता है। अगर व्यक्ति इन क्षेत्रों के अंदर उद्योगों की स्थापना करती है तो सरकार उसे विशेष प्रकार की छूट देती है। जैसे
स्टार्टिंग में शुरू के 5 वर्षों तक यह टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है, और उसके बाद अगले 5 वर्षों तक 50% टैक्स लगाया जाता है। तो विशेष औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसाय करने पर टैक्स को पहले 5 वर्षों तक टैक्स को फ्री रखा जाता है और अगले 5 वर्षों के लिए 50% टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, ताकि व्यक्ति उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रेरित हो सके। अगला है आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई है, जिसे कि एक्जिम बैंक कहा जाता है। आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक आयात और निर्यात बैंक की स्थापना की गई है, जिसे कि एक्जिम बैंक कहते हैं। तो आयात व निर्यात के लिए आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्जिम बैंक। आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। और कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 में। 1 जनवरी 1982 में एक्जिम बैंक की मुंबई में स्थापना की गई, जिससे कि आयात निर्यात के अंतर्गत किसी भी प्रकार की रुपयों से लेकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आयात निर्यात के लिए भी सरकार ने एक अलग से बैंक की स्थापना की है। उस बैंक का नाम है एक्जिम बैंक। ये है सरकार ने भुगतान संतुलन को अनुकूल करने के लिए उपाय किए हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि विदेशी नीति जो है 2023, अभी पीछे अप्रैल के अंदर विदेशी नीति 2023 की स्थापना की गई है, उसे लागू किया गया है। तो विदेशी नीति 2023 विदेशी नीति 2023 की स्थापना जो है उसके लागू जो है वह 1 अप्रैल 2023 से विदेशी नीति 2023 को लागू किया गया है। विदेशी नीति क्या होती है? विदेशी नीति जो होती है, विदेशी नीति का अभिप्राय है कि विदेशों से आयातों को कम करने के लिए और निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जो रूल लागू किए जाते हैं और जो मतलब सरकार सोचती है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसके लागू करने के लिए जो लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है उसे विदेशी नीति कहा जाता है। विदेशी नीति की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है। विदेशी नीति की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा, विदेशी नीति की घोषणा की जाती है। विदेशी नीति के अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है कि हम इस वर्ष से लेके इस वर्ष तक हम अपने निर्यातों को कितना बढ़ाएंगे, हम अपने आयातों को कितना कम करेंगे और कितनी विदेशी मुद्रा का भंडार करेंगे। इसके लिए जो नीति लागू की जाती है उसे विदेशी नीति कहा जाता है। 1 अप्रैल 2023 से नई विदेशी नीति की घोषणा की गई है। विदेशी नीति की जो घोषणा है वह उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है और जो 2023 की नई विदेशी नीति है इसके अंतर्गत निर्यातों को 2 ट्रिलियन तक ले जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है विदेशी नीति से, अगर विदेशी नीति से क्वेश्चन आता है तो इसमें यही आता है कि निर्यातों को बढ़ाकर कितना ले जाना है। तो विदेशी नीति 2023 के अंतर्गत निर्यातों को 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। निर्यातों को 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। यह एक खुली नीति है। ये जो 2023 वाली विदेशी नीति जो है वह एक खुली नीति है। इसके अंतर्गत मुद्रा का स्वतंत्र रूप से विनिमय किया जाएगा और ले दे के बात यह है कि निर्यातों को
बढ़ाया जाएगा और आयातों को कम किया जाएगा। हर विदेशी नीति का सिर्फ यही लक्ष्य होता है कि किस तरीके से हम अपने देश के निर्यातों को बढ़ाएं। इसके लिए सरकार एफडीआई को छूट देती है, एफआईटी को छूट देती है और एक लक्ष्य का निर्धारण करती है। रुपए को खुले बाजार में खुली अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है, जिससे कि आसानी से एक देश के द्वारा दूसरे देश में व्यापार किया जा सकता है। तो ये है विदेशी नीति 2023। अब हम कई बारी शब्द सुनते हैं, विदेशी निवेश के शब्दों को सुनते हैं। एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईटी। विदेशी निवेश के लिए हम दो शब्दों को सुनते हैं, विदेशी निवेश के लिए दो शब्दों को सुनते हैं। एक तो होता है एफडीआई और एक होता है एफटीआई। एफडीआई जो होता है वह स्थायी होता है, स्थायी होता है और एफआईटी जो होता है वह अस्थायी होता है। यानी कि जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है वह अपने देश में आकर किसी उद्योग की स्थापना करता है तो वह एफडीआई कहलाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की किसी कंपनी के शेयरों को परचेज करता है तो उसे एफआईटी कहते हैं। ये दीर्घकालीन होता है, ये अल्पकालीन होता है, क्योंकि अगर विदेशों में एक बार पैसा लगा दिया है तो वह पैसा लंबे समय तक रहता है, तो यह दीर्घकालीन होता है। और एफआईटी जो होता है वह अल्पकालीन होता है, क्योंकि जैसे ही उन शेयरों की कीमत बढ़ती है तो जो विदेशी व्यक्ति ने जिसने शेयर खरीदे हैं वह उन शेयरों को बेच भी सकता है, रख भी सकता है। तो ये अल्पकालीन होता है, इसमें पता नहीं लगता है। जैसे आज सुबह ही उसने शेयर परचेज किए हैं और शाम तक ही उन शेयरों को बेच दे, तो ये जो होता है यह अल्पकालीन होता है और यह दीर्घकालीन होता है। इसमें जो है पूंजी का स्थायित्व होता है और इसमें पूंजी का पलायन होता है। तो इसमें पूंजी का स्थायित्व होता है। एफडीआई में पूंजी का स्थायित्व होता है और एफआईटी में पूंजी का पलायन होता है। स्थायित्व ऐसे होता है, इसमें स्थायित्व ऐसे होता है जैसे एक बार उद्योग की स्थापना होगी तो वह उद्योग जो है वह लंबे समय तक हमारे देश के अंदर रहेगा, तो इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो पूंजी का स्थायित्व होता है कि वह पूंजी लंबे समय तक हमारे देश में लगी रहेगी। लेकिन इसमें पूंजी का पलायन होता है, इसमें पता नहीं लगता है कि वह पूंजी कितने समय में वापस चली जाएगी और कितने समय तक वह पूंजी हमारे पास रहेगी। तो इसमें पूंजी का पलायन होता है और एफडीआई के अंतर्गत पूंजी का स्थायित्व होता है। एफडीआई के अंतर एफडीआई जो है वह 100% के तक की जा सकती है। एफडीआई 100% तक की जा सकती है, लेकिन एफआईटी जो है वह 10% तक होती है। 10% तक होती है एफडीआई, यानी कि विदेशी व्यक्ति सारा अपना रुपए लगाकर उद्योग की स्थापना कर सकता है, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति है वो हमारे देश के जो शेयर वगैरह होते हैं कंपनियों को, उन्हें 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। इसमें सीमा निर्धारित की जाती है और इसमें सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो ये है एफडीआई और एफटीआई के अंतर्गत ये विदेशी निवेश के दो प्रकार होते हैं। ये स्थायी होता है, दीर्घकालीन होता है, इसमें पूंजी का स्थायित्व होता है और एफडीआई 100% तक लागू होती है। लेकिन एफटीआई जो होती है वह अस्थायी होती है, अल्पकालीन होती है, इसमें पूंजी का पलायन होता है और यह 10% से अधिक नहीं होती है। अब इसके बाद है कि हम विदेशों से किन किन देशों से आयात करते हैं वस्तुओं का और किन किन देशों को हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं। भारत के आयातक देश जिन देशों से हम वस्तुओं का सर्वाधिक आयात करते हैं वह है हमारे देश के आयातक देश। तो सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं चीन से,
चीन के बाद हम आयात करते हैं यूएई से, उसके बाद यूएसए से, उसके बाद रूस से और फिर सऊदी अरब से। सबसे ज़्यादा हम आयात चीन से करते हैं, उसके बाद हम आयात यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से हम आयात करते हैं, उसके बाद अमेरिका से, फिर रूस से और उसके बाद हम सऊदी अरब से वस्तुओं का आयात करते हैं। और निर्यातक देश जो है, निर्यातक देश में सबसे पहले है यूएसए। निर्यातक देशों में सबसे पहले यूएसए है। हम सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वह यूएसए को करते हैं। उसके बाद हम निर्यात करते हैं यूएई को, उसके बाद हम निर्यात करते हैं चीन को। हमारे निर्यातक देशों में है सबसे पहले है यूएसए, उसके बाद है यूएई और उसके बाद है चीन। उसके बाद हम चीन को निर्यात करते हैं। ये जो है ये देश हर साल बदलते रहते हैं, कभी कोई सा देश आगे आ जाता है और कभी कौन सा देश आगे आ जाता है, तो इसमें जो फिक्स नहीं होता है। ये है भारत के आयातक देश और ये है भारत के निर्यातक देश। इसके अलावा भारत की जो साझेदारी है वह चीन के साथ अच्छी साझेदारी है, यूएसए के साथ भारत की अच्छी साझेदारी है, क्योंकि भारत इनसे वस्तुओं का आयात भी करता है और इनसे वस्तुओं का निर्यात भी करता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वह सिंगापुर, मॉरिशस इनसे प्राप्त होती है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र के अंतर्गत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उद्योगों की स्थापना वहाँ की जाती है एफडीआई। इसके साथ ही हम अपनी आज की क्लास को विराम देते हैं। विदेशी व्यापार का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।